कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। नमस्कार मित्रों, मैं आपको सृजन एक आशा हमारी जो संस्था है, जो संगठन है, इसका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहता हूं। सृजन एक आशा की बुनियाद राजेश दुबे और एडवोकेट श्री अमित सिंह सेंगर जी की प्रखर परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए 7 अप्रैल 2006 को रखी गई, जिसका विधिवत पंजीयन मध्य प्रदेश सोसाइटीज पंजीकरण एक्ट 1960 के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2006 को किया गया। संस्था की स्थापना विभिन्न सामाजिक दायित्वों एवं सरोकारों की पूर्ति को लक्षित करके की गई, परंतु त्वरित कार्य योजना हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण विषय को मुख्य रूप से चयनित किया गया। संस्था की स्थापना के बाद वर्ष 2006 में हमने ग्राम मोहनिया रांझी जबलपुर को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। कालांतर में परिसीमन प्रक्रिया के बाद यह गांव जबलपुर नगर निगम में शामिल हो गया है। इस गांव को अपनी कर्मभूमि बनाने के पीछे कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण हमारे घर से मोहनिया की दूरी थी, जो कि मात्र 2 किलोमीटर थी। इसके अलावा जो अन्य कारण थे वह बहुत ही ज्वलंत और मानवता और पर्यावरण के लिए घातक ही नहीं वरन विनाशकारी भी थे। मोहनिया जबलपुर शहर से लगा हुआ एक गांव है और इस गांव की सीमा रेखा से सटकर परियट नदी बहती है। इस गांव में तकरीबन 350 एकड़ शासकीय और वन भूमि है, जिस पर ईंट भट्ठे, अवैध मुरुम खनन, अवैध रेत खनन इत्यादि गतिविधियों के साथ साथ बिल्डरों, भूमाफियाओं, आम जनता द्वारा और शासन की मिलीभगत से बेजा कब्जा कर कॉलोनी निर्माण जैसी अवैध गतिविधियां बड़े ही पैमाने पर, बड़े बृहद रूप में संचालित हो रही थी। हमारी संस्था सृजन एक आशा ने विगत 15 वर्षों में स्वयं के प्रयास एवं इसके सदस्यों के सहयोग से तकरीबन 165 एकड़ वीरान एवं बंजर पहाड़ियों के इस क्लस्टर को, जो कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ड्रोन शूटिंग इसकी मैंने करवाई है रिसेंटली आपको दिखाने के लिए, इस पूरे 165 एकड़ वीरान और बंजर पहाड़ियों के क्लस्टर पर वृक्षारोपण कर उसे हरा भरा करने का अनुपम और सराहनीय प्रयास किया है और इसे सार्थक भी किया है। असामाजिक तत्वों एवं बेजा कब्जादारियों द्वारा इस कार्य में निरंतर व्यवधान एवं गतिरोध पैदा किया गया, जिसकी शिकायत समय समय पर संबंधित उच्च अधिकारियों से भी की गई, परंतु उसका कोई निदान संभव नहीं हो सका। कार्य में निरंतर व्यवधान पैदा किए जाने एवं रोपे गए पौधों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए जाने से निपटने के लिए अंततः संस्था को न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्ष 2011 में जनहित याचिका क्रमांक 10-285/2011 दायर करने मजबूर होना पड़ा। यह जनहित याचिका संस्था के सचिव राजेश दुबे द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दायर की गई और आगामी 3 से 4 वर्षों तक राजेश दुबे जी ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर संस्था की तरफ से इसकी पैरवी भी की। यहाँ यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि राजेश दुबे जी ने बिना विधि मर्मज्ञता होते हुए भी जिस पुरजोर तरीके से अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी और विरोधी पक्ष के विधि मर्मज्ञ और वरिष्ठ वकीलों का दृढ़तापूर्वक सामना किया, वह सराहनीय है। राजेश दुबे जी की काम के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता को कई बार माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालय में भी सराहना की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने वन भूमि पर चल रही समस्त अवैधानिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और वर्ष 2014 में जनहित याचिका का निराकरण करते हुए ग्राम मोहनिया में वन भूमि पर हुए समस्त अवैधानिक कब्जों और अधोसंरचनाओं को ध्वस्त कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश पारित किया। मित्रों, अब मैं आपको हमारे पर्यावरण से संबंधित जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमने काम किया है, हमने एक ऐसी जमीन पर बीज से हमने पौधे तैयार किए हैं जिस जमीन पर
एक घास का तिनका भी उगा पाना मुश्किल काम था। उस जमीन का इतना दोहन किया गया था, इतना दोहन किया गया था कि वहां पर घास भी नहीं उग पाती थी। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने विगत 14-15 सालों के प्रयास से इस पूरे भूभाग को हमने हरा भरा करके चमका दिया है। अब जैसा कि आप आगे वीडियोस में आपको जब ये फोकस पहाड़ की हिल टॉप पे, पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे जब इसका फोकस आप जाएगा, आप देख पाएंगे कि हरियाली क्या होती है और हमारी संस्था ने कितना अथक प्रयास करके इन 14-15 वर्षों में इस हरियाली को मोहनिया में साबित कर दिखाया है। और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में हमने एक मील का पत्थर साबित करने जैसा काम करके दिखाया है। ऐसा सोचना कि हमें इस धरती को बचाने की जरूरत है, अपने आप एक उलझा हुआ विचार है। धरती का अस्तित्व हमारी वजह से नहीं है, हमारा अस्तित्व धरती की वजह से है। यहाँ तक कि खुद को धरती से अलग समझना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप जिसे मैं मानते हैं या जो आपके अस्तित्व का भौतिक भाग है, वो इस धरती का ही एक अंश है जो उठ खड़ा हुआ है। जिस चीज को आप अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं, उस चीज का ध्यान रखने के बारे में किसी को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हर हाल में उसका ध्यान रखेंगे। ये धरती हम सभी के लिए है और हम अपने दम पर अपना जीवन नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व हमारी आर्थिक गतिविधियों की वजह से नहीं है। फिलहाल हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि देश की विकास दर के आंकड़ों की वजह से हमारा जीवन सुधरेगा। नहीं, हम यहाँ अच्छे से तब जी पाएंगे जब सब कुछ हरा भरा और सुंदर होगा, बहता पानी उपलब्ध होगा और हवा शुद्ध होगी। इस विचार को हर मनुष्य, हर नागरिक और हर बच्चे के मन में बसना होगा। आपको मनुष्यों के अलावा जीवन के अन्य रूपों के प्रति भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग मनुष्यों के प्रति भी जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक होना चाहिए जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक पत्ती, एक उछलता हुआ झिंगुर, हर तरह की चीजें। आपको हर चीज के प्रति जीवंत होना चाहिए। हमारे आसपास की हवा लगातार हमारे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, और यही हमारे जीवन का आधार है। जो सांस आप बाहर छोड़ते हैं, उसे पेड़ अपने भीतर ले रहे हैं। जो सांस पेड़ बाहर छोड़ते हैं, उसे आप अपने भीतर ले रहे हैं। ये लेन देन लगातार चल रहा है। अगर हम सांसों की प्रक्रिया को 1 मिनट के लिए रोक दें, तो हम समझ जाते हैं कि आसपास की हवा से लेन देन किए बिना हम एक पल के लिए भी नहीं जी सकते। इसी तरह से जल और पृथ्वी के स्तर पर भी ये लेन देन चलता रहता है। तो हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के जलाशयों को किस तरह से रखते हैं, ये हमारे जीवन की प्रकृति और गुणवत्ता को तय करेगा।